नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। साल 2025 का अंत हो रहा है। ये अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़कर जा रहा है। उन तमाम सवालों में से एक सवाल पूछने की हिमाकत मैं कर रहा हूँ। क्या इस साल देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच को सत्ता की जूती के तले रौंदा गया है या नहीं? अजित अंजुम, there is an FIR registered against him in बेगूसराय, बिहार। नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम पर ऐसा वीडियो बनाया कि उन पर एक के बाद एक 11 गंभीर धाराएं लगा दी गई। देखिए, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। साल खत्म हुआ, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं दबा दी गई तो कहीं अच्छा पैकेज देकर खरीद ली गई। अंत होते होते 2025 ने एक ड्रामेटिक टर्न ले लिया। सनातनी मेरी बात सुनिए, है सनातनी हम, हाँ सनातनी है। इन द बीजेपी गवर्नमेंट योर मिनिस्टर्स नो लॉन्गर फील आंसरेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया। चलिए अब एक रिपोर्ट की तरफ रुख करते हैं जो दी है फ्री स्पीच कलेक्टिव ने। ये रिपोर्ट तकरीबन 15,000 डॉक्यूमेंटेड वायलेशंस पर बेस्ड एक हकीकत है जो बताती है 2025 में भारत का पब्लिक स्फेयर कैसे सिमट गया, कहां-कहां किलिंग्स हुई, कहां-कहां आवाज उठाने वालों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। सबसे ज्यादा तो मास सेंसरशिप देखने को मिली। किसी पत्रकार का सोशल एक्टिविस्ट होना और उस सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा कुछ भी सरकार के खिलाफ बोला जाना या आरएसएस जैसे ही हिंदुत्ववादी संस्थाओं के खिलाफ बोला जाना उन्हें जेल जाने का कारण बन गया। उनकी पोस्ट सोशल मीडिया से हटवा दी गई, उनके अकाउंट बंद कर दिए गए। यहाँ तक कि बड़े बड़े कॉरपोरेट ने मीडिया हाउसेज और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को हड्डियाँ फेंक कर कब्जा कर लिया उन पर। जो नहीं माना उन्हें खरीद लिया गया या फिर आपके चैनल को ऐड नहीं देंगे ऐसी धमकी मिलने लगी। स्पॉन्सरशिप वापस लेने का डर दिखाया गया। नतीजा ये हुआ कि पत्रकार, एक्टिविस्ट और आम लोग सबने खुद पर सेंसरशिप थोपनी शुरू कर दी। अब सब लिमिट में बोल रहे थे, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स ने ना कोई लिमिट सेट की न वो डरा। तो आइए समझते हैं फ्री स्पीच कलेक्टिव की रिपोर्ट बिहोल्ड द हिडन हैंड में क्या क्या है और ये रिपोर्ट क्या दिखाती है। रिपोर्ट की शुरुआत ही एक ऐसे केस से हो रही है जिसने पूरे साल का मिजाज तय कर दिया। जनवरी की शुरुआत में बस्तर से पत्रकार मुकेश चंद्राकर की गायब होने की खबर आई। वो घटिया सड़क बनाने को लेकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। इसके बाद वो अचानक लापता हो गए। कुछ दिन बाद उनका शव एक सेप्टिक टैंक में बरामद हुआ। इस साल कुल 9 लोगों को फ्री स्पीच इस्तेमाल करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इनमें से 8 पत्रकार थे और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था। खास तौर पर उन पत्रकारों को बड़ी चालाकी से निशाना बनाया गया जो रूरल या सेमी अर्बन इलाकों में काम कर रहे थे, क्योंकि वहां ना तो कैमरे होते हैं न प्रशासन इतना एक्टिव होता है। वहां पर किसी की जान लेना आसान है। जो रिपोर्टर लोकल करप्शन, इलीगल माइनिंग, लिकर माफिया और प्रशासन की नाकामियों पर काम कर रहे थे, सबसे ज्यादा उन्हें टारगेट किया गया। इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है। जब भी किसी पत्रकार की हत्या हुई वहां पुलिस की जांच में ढील देखने को भी मिली। हमारे यहाँ मामले को रफा दफा करना बहुत आसान है। किसी भी वारदात को या तो पर्सनल डिस्प्यूट बता दो या कोई एक्सीडेंट बता के रफा दफा कर दो। उत्तराखंड के यूट्यूबर राजीव प्रताप का मामला इस रवैये को और साफ कर देता है। राजीव ने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक लोकल अस्पताल के अंदर लिकर कंजप्शन को एक्सपोज वो कर रहे थे। कुछ ही दिनों बाद उनका शव, उनकी डेड बॉडी भागीरथी नदी से बरामद हुई। पुलिस ने यह कहकर मामला बंद करने की कोशिश की थी कि राजीव नशे में गाड़ी चलाते हुए नदी में गिर गए। जो व्यक्ति खुद अस्पताल में शराब पिए जाने पर रिपोर्टिंग कर रहा हो, वो शराब पीकर क्या गाड़ी लेकर नदी में कूद जाएगा? इरफान महराज और रूपेश कुमार आज भी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 यानी यूएपीए के तहत जेल में बंद हैं। क्या उन पर मुकदमा शुरू हुआ है? नहीं हुआ। न मुकदमा न फैसला, बस जेल। थ्रेट्स और हैरेसमेंट बहुत आम हो चली हैं। टीडीपी विधायक गुमनूर जयराम पत्रकारों को धमकी दे रहे थे, अगर उनके खिलाफ कथित तौर पर गलत खबरें छपी तो आपको रेलवे ट्रैक पर सुला दिया जाएगा। ये उन्होंने पब्लिकली बोला है। रिपोर्ट खास तौर पर पहलगाम हमले के बाद का जिक्र भी करती है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले कुछ नाम सीधे सेडिशन के घेरे में आ गए थे। नेहा सिंह राठौर, डॉक्टर मेड्यूसा और रेंटिंग गोरा जैसे ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। तीनों पर उनके सोशल मीडिया कमेंट्री को लेकर राजद्रोह के आरोप लगाए गए। रिपोर्ट इस बात को बेहद अहम मानती है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर की एंटीसिपेटरी बेल याचिका खारिज कर दी। असम पुलिस ने दी वायर के नेतृत्व और कॉलम लिखने वाले पत्रकारों के खिलाफ सेडिशन एफआईआर दर्ज की थी। इनमें द वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन, कंसल्टिंग एडिटर करण थापर और अभिसार शर्मा शामिल थे। अभिसार शर्मा का मामला खास इसलिए बताया गया है क्योंकि उनका यूट्यूब प्रोग्राम किसी अफवाह पर नहीं बल्कि पब्लिकली अवेलेबल जुडिशियल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था। जब किसी पत्रकार पर कोई केस दर्ज होता है तो उससे आप क्या समझते हैं?
सज़ा तो बाद की बात होती है, पहले FIR उस पर होती है, उसका डर, फिर समन्स आते हैं, फिर बेल होती है, फिर अलग अलग अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तारीख पर तारीख मिलती हैं, वकीलों को फीस देना, मानसिक दबाव जैसी तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़त्म कर देती हैं उसको। लगातार ये डर बना रहता है कि अगला नोटिस कब आएगा, कब तारीख पे जाना पड़ेगा। यही वो लंबी कानूनी प्रक्रिया है, यही वो प्रोसेस है जो अपने आप में एक सज़ा बन जाता है उसके लिए। जब लोग देखते हैं कि सवाल पूछने की कीमत सालों तक चलने वाला केस हो सकती है, अदालत के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, तो वे खुद ही बोलने से पहले रुकने लगते हैं। यही सेल्फ सेंसरशिप है और यही लॉफेयर की सबसे बड़ी कामयाबी। 2025 में अगर फ्री स्पीच पर सबसे भारी हमला किसी एक तरीके से हुआ तो वो ये भी था मास सेंसरशिप और इंटरनेट कंट्रोल। कितनी ही घटनाएं ऐसी हुई जब इंटरनेट बंद करने की नौबत आई। इस साल 11,000 से ज्यादा केसेस सिर्फ सेंसरशिप से जुड़े हुए थे। जब आप सरकार की तरफ से किए गए मास टेक डाउन रिक्वेस्ट पर नजर डालेंगे जो सीधे सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भेजी गई थी, तो इसमें सबसे ज्यादा दबाव एक्स यानी ट्विटर के मामले में देखा गया। मई और जुलाई के महीने में यानी मई जुलाई 2025 के बीच 10,000 से ज्यादा अकाउंट्स भारत में विदहेल्ड कर दिए गए। जनवरी से जून 2025 के बीच इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को लगभग 29,000 टेक डाउन रिक्वेस्ट भेजी थी और प्लेटफॉर्म्स ने इनमें से ज्यादातर का पालन भी किया था। सरकार ने बोला था कि इस बंदे का ट्विटर अकाउंट डाउन कर दो। इस पूरी व्यवस्था में सहयोग पोर्टल एक अहम इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। ये पोर्टल राज्य एजेंसियों, जिला अधिकारियों और लोकल पुलिस को यह ताकत दे देता है कि वे सीधे प्लेटफॉर्म्स को टेक डाउन नोटिस भेज सकती हैं। पहलगाम हमले के बाद बड़ी संख्या में ऐसे अकाउंट्स विदहेल्ड किए गए जो जर्नलिस्ट्स, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स से जुड़े हुए थे। इनमें दी वायर, मकतूब मीडिया, रॉयटर्स जैसे कई सीनियर पत्रकारों के अकाउंट भी शामिल थे। सबसे गंभीर बात यह रही कि इनमें से ज्यादातर मामलों में पब्लिकली कोई वजह नहीं बताई गई, बस बंद कर दिए गए। रिपोर्ट में कई पत्रकारों के अनुभव भी दर्ज हैं, जहां उन्हें सीधे धमकी नहीं दी गई बल्कि फ्रेंडली कॉल्स आए, हालचाल पूछे गए, इशारों में समझाया गया कि कौन सी स्टोरी ठीक नहीं है और किस पर आगे बढ़ना समझदारी नहीं होगी। कई मामलों में मीडिया हाउसेज ने बिना किसी पब्लिक ऐलान के स्टोरीज अपनी ड्रॉप कर दी, डर की वजह से। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को कमजोर करने के लिए आर्थिक रास्ता अपनाया गया। रिपोर्ट खास तौर पर दी रिपोर्टर्स कलेक्टिव का जिक्र करती है, जिसकी टैक्स एक्सेम्प्ट स्टेटस रद्द कर दी गई। कानूनी भाषा में ये एक रेगुलेटरी एक्शन था, लेकिन ज़मीनी हकीकत में ये एक ऐसा झटका था जिसने पूरे प्लेटफॉर्म को फाइनेंशियली क्रिपल कर दिया, तोड़ दिया। सितंबर 2025 में अडानी एंटरप्राइजेस को एक एक्स पार्टी इंजेक्शन दिया गया था, जिसके बाद कंपनी के खिलाफ लिखे गए 200 से ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट्स को हटा दिया गया था। इसी तरह रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए वनतारा वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट पर रिपोर्टिंग को दबाने की लगातार कोशिशें दर्ज की गई। यूनिवर्सिटीज तक को नहीं छोड़ा गया। कम से कम 16 गंभीर सेंसरशिप मामले ऐसे दर्ज किए गए जहां लोग रिसर्च कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, PhD कर रहे थे, और तो और विजिटिंग स्कॉलर्स को भी डिपोर्ट कर दिया गया, जो विदेश से आए थे उनको भेज दिया गया अपने घर जाओ। कुछ मामलों में एकेडमिक्स की OCI स्टेटस तक रद्द कर दी गई, जिनकी सोच या रिसर्च सरकार की विचारधारा से मैच नहीं खा रही थी। कश्मीर में इतिहास और राजनीति से जुड़ी 25 किताबों पर बैन लगा दिया गया, बल्कि बुक स्टोर्स पर छापे मारे गए। फिल्मों को लेकर एक्सेसिव कट्स, लंबे सर्टिफिकेशन डिलेज और कई मामलों में सीधे सर्टिफिकेशन से इनकार कर दिया गया। एक फिल्म है 95, शायद ही आप जानते हो, दिलजीत दोसांझ की। आज तक वो रिलीज नहीं हो सकी है। एक मूवी आई थी जो तेरा फुले पर, उसे रिलीज करने के लिए स्क्रीन मुहैया नहीं हो सकी थी। खास तौर पर वे फिल्में निशाने पर रहीं जो कास्ट वायलेंस, स्टेट अब्यूज या सोशल इनजस्टिस जैसे मुद्दों को छू रही थी। इंटरनेशनल अवार्ड्स जीत चुकी फिल्मों तक को, यहाँ तक कि सेंटेनरी क्लासिक्स को भी स्क्रीनिंग की इजाज़त नहीं दी गई। आखिर में आते आते रिपोर्ट अदालतों की भूमिका पर भी नज़र डालती है, और बड़ी ही सावधानी से। 2025 में कुछ अहम जुडिशियल इंटरवेंशंस ऐसे भी रहे जिन्होंने फ्री स्पीच के हक में मजबूत संदेश दिया। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट की वे टिप्पणियां दर्ज की गईं जिनमें पोइट्री, सटायर और आर्ट को संवैधानिक संरक्षण देने की बात कही, लेकिन कई सारे कलाकारों पर, कॉमेडियंस पर हमले हुए, उनको जान से मारने की धमकी दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में अदालत ने यह याद दिलाया कि असहमति, व्यंग, सटायर और कला यानी कि आर्ट लोकतंत्र की बुनियादी ज़रूरत है। लेकिन इसी के साथ साथ रिपोर्ट ये भी कहती है कि पूरे साल न्यायपालिका का रवैया एक जैसा नहीं रहा। कि इनविजिबल जंग है जो खत्म ही नहीं होती। ब्रो, अगर पाकिस्तान नहीं होता तो पेट्रियोटिक होता क्या? कई मामलों में ऐसे आदेश आए जिनमें गैग कंडीशंस लगाई गई, बड़े स्तर की सेंसरशिप को सही ठहराया गया,
या फिर कलाकारों और रचनाकारों से माफीनामे की मांग कर दी गई। जो सोशल एक्टिविस्ट बिना चार्जशीट के आज जेल में सालों से बंद हैं, उन्हें जमानत नहीं दी गई है। इसी तरह की जुडिशियल इनकंसिस्टेंसी ने फ्री एक्सप्रेशन के लिए कोई स्थायी और भरोसेमंद संवैधानिक ढाल तैयार नहीं होने दी है। बाकी आपका क्या कहना है? साल खत्म हो रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का हाल इस साल कैसा रहा, और पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।